स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होगी सामाजिक विज्ञान की। यहाँ से यूपी टेट 60 प्रश्न पूछता है और 60 नंबर ही देता है। तो चलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 60 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में और आज की इस क्लास में हम 50 प्रश्न आपको कराएंगे। सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और वन लाइनर भी हैं और साथ में एमसीक्यू भी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न और कहा जा रहा है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या प्रधानमंत्री को? चलिए प्रश्न संख्या पहले का उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए और यह मत समझिएगा कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री का बहुत भौकाल चल रहा है तो यही पर उत्तर करिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक, अब आपको संसद और सर्वोच्च न्यायालय में से एक चुनना है। तो उत्तर जो होगा हमारा वह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि संविधान का अंतिम संरक्षक यही है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। नहीं तो हमारे देश के नेताओं का हाल आप देख रहे हैं कि अनपढ़ लोग भी इसमें संशोधन कर रहे हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? आपको ये बताना है। अगर बात किया जाए न्यायिक पुनरावलोकन की, तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अर्थ होता है, कानून की समीक्षा होता है। क्या होता है? कानून की समीक्षा। अगला प्रश्न, यह शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति भी न्यायालय के पास होगी। तो न्यायालय के पास शक्ति होगी। नोट करिए, यहाँ पर दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है और आराम से पढ़िएगा क्योंकि ये प्रश्न है भूगोल से। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पहला कथन कह रहा है कि भारत में मानसून की अनिश्चितता कृषि को प्रभावित करती है। और दूसरा कह रहा है आर वाला कि भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले आप कथन जो पढ़े उसको देखिए, क्या वो सही हैं? देखिए ये क्या कह रहा है, भारत में मानसून की अनिश्चितता कृषि को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करती है, आप भी जानते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला कथन कि भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो बिल्कुल आज भी बहुत जगहों पर पानी की व्यवस्था नहीं है जहां पर कृषि की जाती है भगवान के भरोसे। ठीक है, अगर बारिश हुई तो कृषि होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। मानसून निर्भर कृषि क्या है? तो मानसून निर्भर कृषि अभी मैंने क्या बताया कि भगवान भरोसे, तो यानी कि वर्षा आधारित कृषि, वर्षा पर आधारित होती है कृषि। अगर वर्षा नहीं हुई तो कृषि भी नहीं होगा। ठीक, उत्तर जो होगा वर्षा आधारित कृषि होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन बताइए। तो एक प्रमुख साधनों में सबसे प्रसिद्ध है नहर। नहरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर गांव वाले हैं तो जानते हैं, शहर वाले हैं तो बहुत कम लोग जानते होंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हाँ, तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि यूपी टेट का आपको पता है इस बार लगभग 20 लाख लोग फार्म भरने वाले हैं। और इतना अधिक पैसा देने के बावजूद अगर आप पास नहीं होंगे तो पछतावा तो होगा ही। तैयार रहिए, हर दिन क्लासेज को जरूर देखिए। ठीक ना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या औद्योगिक उत्पादन से? तो दुग्ध उत्पादन से जो क्रांति होती है वे होती है श्वेत क्रांति। अगर बात नीली क्रांति की जा रही है तो इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा क्या, मत्स्य उत्पादन से। और कृषि से संबंधित जो होगा वो क्या होगा, हरित क्रांति संबंधित होती है इससे, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति का संबंध होता है बागवानी से। किससे? बागवानी से। ठीक, अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ठीक,
दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता था? दीन ए इलाही, सुलह ए कुल, जजिया या इबादत खाना। बताइए, अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता था? प्रश्न संख्या 4। बिल्कुल, यहाँ पर अकबर की धार्मिक नीति को सुलह ए कुल कहा जाता था। और दीन इलाही को भी चलाने वाला कौन था? अकबर ही था। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इबादत खाना कहाँ स्थित है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? चलिए बताइए, फटाक से सभी लोग बताएंगे। चले, इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो अगर आपको पता होगा सीकरी किस राज्य में है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है, एक बार कमेंट करिए तो। और अगला प्रश्न तब तक देखिए कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? चलिए, जजिया कर कब समाप्त किया अकबर ने, यह आपको उत्तर बताना है। तो नोट करिएगा, जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया था 1564 ईस्वी में, इसलिए इसका उत्तर नोट कीजिए। ठीक, चलें आगे बढ़ें। ठीक, चलिए, मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? आय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या उपरोक्त सभी है? बताइए, मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक। बिल्कुल सही, यहाँ पर कुछ लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ लोग उपरोक्त सभी बता रहे हैं। चलिए फटाक से, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात किया जाए यहाँ पर मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक की, तो महत्वपूर्ण में यहाँ पर सभी आने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य भी आवश्यक है, शिक्षा भी आवश्यक है और आय भी आवश्यक है, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी होगा। अगर सभी नहीं होगा तो ये याद कर लीजिएगा, स्वास्थ्य सबसे पहले होता है, क्योंकि मनुष्य अगर स्वस्थ रहेगा तभी सारा काम वो करेगा। ठीक, अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन ना हो तो स्वास्थ्य चुनेगा, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी है, इसलिए हमारा उत्तर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। वन लाइनर में कह रहा है, एचडीआई में कौन कौन से घटक शामिल हैं? एचडीआई में कौन कौन से शामिल होंगे? स्वास्थ्य होगा, क्या होगा? स्वास्थ्य होगा, और शिक्षा होगा, शिक्षा होगा, आय होगा। ये तीनों एचडीआई में शामिल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है? चले, जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाए कि अगर इसकी बात किया जाए तो औसत आयु को यह दर्शाती है। इसको नोट करिए, ठीक ना। औसत आयु को यह दर्शाती है, बिल्कुल। चलिए तुरंत बढ़ते हैं अगला प्रश्न। और अभी तक आपने 20 प्रश्न देख लिया। 20 प्रश्न ने 15 प्रश्न देखे होंगे लगभग। चलिए 5 3 15, बिल्कुल 15 प्रश्न आपने देख लिया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक, तो अभी मात्र 15 प्रश्न हुआ, अभी लगभग 35 से 36 प्रश्न इस क्लास में हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में, युद्ध काल में, राष्ट्रपति की इच्छा से या संसद की अनुमति से? बताइए, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है? प्रश्न संख्या 6। चलिए देखिए, प्रश्न को 2 3 बार पढ़ दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं और उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो यह कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है कब? तो आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले कितने समय तक के लिए बढ़ाया जाएगा? तो 6 माह के लिए यह बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले फिक्स होता है कि 6 माह सिर्फ बढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा की बात किया जा रहा है तो 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, इसे कौन भंग कर सकता है? अगर आपसे ये पूछा जाए लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? फटाक से बता दीजिए। चलिए बताइए, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति साहब हमारे इसको भंग कर सकते हैं।
कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी दो कथन दिए गए, उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत। कथन देखिए, ए वाला कह रहा है मरुस्थलीकरण से भूमि अनुपयोगी हो जाती है, और आर कह रहा है कि मृदा की उर्वरता घट जाती है। अब आपको बताना है क्या दोनों सही है दोनों गलत है, किस प्रकार से है, आप उत्तर बताइए प्रश्न संख्या 7 का। चलिए, अगर आप जो कथन दिए गए अगर आप उसे पढ़े होंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन कह रहा है ए वाला कि मरुस्थलीकरण से भूमि अनुपयोगी हो जाती है। जब मरुस्थलीकरण हो जाएगा तो भूमि में कोई उपजाऊपन रहेगा नहीं, तो बिल्कुल सही, ये कथन हमारा सही हो जाएगा। अगला आर वाला कह रहा है कि मृदा की उर्वरता घट जाती है। बिल्कुल घट जाती नहीं तो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। क्या है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मरुस्थलीकरण का एक उदाहरण बताइए और इसे रोकने का एक उपाय बताना है। दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। तो चलिए, मरुस्थलीकरण का एक कारण बताइए। यहाँ पर कारण क्या कह सकते हैं? अति चराई कह सकते हैं। बिल्कुल, अति चराई, जो वृक्षों वृक्षों को ना पशुओं से चराया जाता है उससे ही अति चराई कहा जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीकरण को रोकने का एक उपाय क्या हो सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए, वृक्षारोपण। क्या होगा? वृक्षारोपण। ठीक, चलें आगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ये तो सब जानते हैं और एक तरफ से उत्तर आना चाहिए सही उत्तर। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ लोग अभी भी महात्मा गांधी पर टिके हैं। भाई साहब क्या उत्तर दे रहे हो यार तुम लोग। चलिए उत्तर सही करिए, सही करेक्शन करिए, तुरंत करिए। बिल्कुल, जन्मसिद्ध अधिकार किसका होता था ये कथन? बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें सरदार पटेल क्या कहते थे बताइए? बाल गंगाधर तिलक को लौह पुरुष कहा जाता था। ठीक है, लौह पुरुष, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? ये भी आपको बताना है। तो किस आंदोलन से जुड़ा था? बिल्कुल, उग्रवाद। किससे? उग्र राष्ट्रवाद से। ठीक, इससे जुड़ा था यह आंदोलन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न, तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तिलक को उपाधि मिली थी लोकमान्य की। ठीक है ना, तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी, ये भी आप नोट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? केवल निजी क्षेत्र, केवल सरकारी क्षेत्र, दोनों का संयोजन और विदेशी निवेश। चलें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। चलें, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल यहाँ पर दोनों का संयोजन होना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर नोट करिए दोनों का संयोजन। बिल्कुल सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन्हीं का उत्तर यहाँ पर सही होगा। नोट कर लीजिए, बाकी सभी लोगों का गलत है, चाहे डी हो चाहे बी हो चाहे ए हो। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है बताइए? मिश्रित है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है क्या है। चलिए, बिल्कुल, जन कल्याण। क्या है? जन कल्याण है। चलिए आगे आइए, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो ये रहा क्लास का 10वां प्रश्न एमसीक्यू। क्या कह रहा है? जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है? समय अवधि, तापमान, वर्षा या आर्द्रता। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा।
तो नोट करेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जो है जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर की, तो यह हो जाएगा समय अवधि यानी कि ए वाला ऑप्शन सही। ठीक। वन लाइनर देखिए, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। मौसम किसे कहेंगे और जलवायु किसे कहेंगे। चलिए, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। मौसम को अल्पकालिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पकालिक। और जलवायु को जो कहेंगे इसे हम दीर्घकालिक कहेंगे। क्या, दीर्घकालिक। ठीक है। मौसम को अल्पकालिक कहा जाता है और जलवायु को दीर्घकालिक कहा जाता है, इसको आप लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और अभी तक आप लोग इस क्लास में टोटल 30 प्रश्न देख चुके हैं। 30 प्रश्न, 10 प्रश्न एमसीक्यू हैं और 20 प्रश्न हमारे वन लाइनर। क्लास कैसी लग रही आपको जरूर बताना है। ठीक है। और टोटल 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी जल्दी से कमेंट करिए एक बार तो। चलिए, तब तक अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 और 24 और अनुच्छेद 25। बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बता दीजिए तो। चलिए, बिल्कुल, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया गया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अनुच्छेद 23 क्या निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 23 क्या निषिद्ध करता है। तो बधुआ मजदूरी, आपने नाम सुना होगा ना, बधुआ मजदूरी। ठीक, इसे निषिद्ध करता है, इसको आप नोट करेंगे। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, आपको ये पूछा जाए तो आप बताइएगा बाल श्रम से। किससे, बाल श्रम से। ठीक। 23 में बधुआ मजदूरी का बात किया गया और 24 में बाल श्रम का उल्लेख है। चलिए, तुरंत बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही, तो उत्तर एकदम नोट कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उत्तर आपको आना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। तो हरिहर और बुक्का जो हैं इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो इसलिए उत्तर बी वाला नोट करिए। और तुरंत आइए वन लाइनर देखते हैं क्या कह रहा है। क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है कि कम समय में डेली आपको क्लासेज प्रोवाइड की जाएं। जैसे आज की ही क्लास ले लीजिए, आज की क्लास में टोटल 51 प्रश्न हैं आपके लिए। 51 प्रश्न, और आपके पेपर में 60 प्रश्न आते हैं और हम 51 प्रश्न करा रहे हैं। ठीक। और 51 प्रश्न मात्र 20 से 22 मिनट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त चर्चा कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ प्रश्न से संबंधित ही बातें होंगी। ठीक है। और जो भी आपका राय हो, सलाह हो या समस्या हो, जो भी हो, क्लास के लास्ट में बात करेंगे। ठीक। चलिए, कृष्णदेव राय किस वंश से थे। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, किस वंश से थे बताइए। तुलु वंश। कौन से वंश, तुलु वंश। ठीक। हम्पी किससे संबंधित है। हम्पी किससे संबंधित है, तो आप जानते हैं हम्पी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, एक बार इसको कमेंट करिए तो। हम्पी किसकी राजधानी थी। चलिए, ये राजधानी थी, हमने आपको बता दिया। अब आपको बताना है हम्पी किसकी राजधानी थी। ठीक। चलें आगे। देखिए, जैव विविधता का क्या अर्थ है। वन है, जीव की विविधता है, जल है या मिट्टी है। बताइए, जैव विविधता का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 13, तो नोट करिए। बिल्कुल, यहाँ पर जीवों की विविधता यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि जैव विविधता का एक महत्व बताइए। क्या होगा, जैव विविधता का महत्व नोट करिए। पर्यावरण संतुलन। क्या होगा, पर्यावरण संतुलन होगा। अगला प्रश्न, इसका एक खतरा क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये नोट करिएगा। बताइए। बिल्कुल, वनों की कटाई।
वनों की कटाई। चलिए, तो यहाँ पर देख लिए कि जैव विविधता का एक महत्व जो पूछा गया था पर्यावरण संतुलन था, और इसका एक खतरा पूछा जाए कि वनों की कटाई, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न फिर से टफ वाला आ गया। चलिए, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये तो सही है। और आर वाला कह रहा है यह संविधान की मूल भावना को दर्शाती है। बस आपको ये बताना है क्या ये सही है या गलत है, आर वाला। चलिए, अगर आर वाला अगर आपने बता दिया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। पहले तो मैंने सही कर दिया ये वाला कथन, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और आर वाला यह संविधान की मूल भावना को दर्शाती है, बिल्कुल। यहाँ पर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या भी कर रहा है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करिए समझ में आ रहा है प्रश्न का उत्तर कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा गया था, इसलिए हमने 2-3 क्लासेस से लगातार 2-3 प्रश्न आपके लिए इस प्रकार से प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ठीक, चलिए, प्रस्तावना में समाजवादी का क्या अर्थ है, अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? भाई साहब, समाजवादी का मतलब आपने पार्टी को मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी भी चलती है। ठीक है, चुनाव आ रहा है तो इसका मत सामना करना। अगर बात समाजवादी के अर्थ की जाएगी तो समानता हो जाएगा, समानता आधारित। क्या होगा? समानता आधारित होता है समाजवादी का अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, ये बताइए। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होगा? सभी धर्म समान। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म समान। चलिए, सभी धर्म समान सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है? आपको पता है बेरोजगारी दर कैसे मापते हैं, क्योंकि आप तो खुद बेरोजगार हैं। बताइए कैसे मापी जाती है। ए ऑप्शन कुल जनसंख्या, बी ऑप्शन कार्यरत लोग, सी ऑप्शन बेरोजगार बटा श्रम बल या आय स्तर। बताइए बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बता दीजिए। तो बिल्कुल सही, बेरोजगारी दर जो मापी जाएगी वह मापी जाती है किस कैसे, बेरोजगार बटा बिल्कुल श्रम बल। चले, श्रम बल में कौन शामिल होते हैं, बताइए। श्रम बल में कौन शामिल होगा? काम करने वाले, बिल्कुल। कौन शामिल होगा? काम करने वाले। लिखिए काम करने वाले, प्लस और कौन शामिल हो सकता है, तो इच्छुक व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। कौन? इच्छुक व्यक्ति। चलिए, पूर्ण रोजगार क्या है, तो इसका अर्थ होता है सभी को रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब सभी को रोजगार हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि दक्कन पठार किस प्रकार का है? अवशिष्ट है, ज्वालामुखी है, वलित है या ब्लॉक है? दक्कन पठार किस प्रकार का है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए क्या सही होगा। चलिए, अगर बात की जाए दक्कन पठार की, तो दक्कन पठार जो है ये हमारा है ज्वालामुखी, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर क्या कह रहा है, दक्कन पठार किन नदियों के बीच स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए लिख लीजिए, नर्मदा और कृष्णा। नर्मदा और कृष्णा के बीच में यह दक्कन का पठार स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए तो। भारत का सबसे ऊंचा पठार, नोट करिए, तिब्बत का पठार। किसका पठार? तिब्बत का पठार। ठीक, तिब्बती पठार जिसे आप कहते हैं, ये भी आप जानते रहिए। तो अभी तक आज की इस क्लास में आप लोग टोटल प्रश्न 48 यानी कि 48 प्रश्न पढ़ चुके हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी करिए। जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं एक बार कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। ये आपका दायित्व है कि यह क्लास उन तक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो आखिरी के 3 प्रश्न बचे हैं। एक प्रश्न एमसीक्यू है, 2 प्रश्न वन लाइनर। इसका उत्तर सभी लोग देंगे।
ठीक, सही से उत्तर देना है। चलिए, कह रहा है कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद या न्यायालय या राज्य? बताइए। इसका उत्तर सब बताएंगे एक तरफ से, मैंने पहले ही बोला था। तो इस समय हमारे देश में संसद का जो कार्य है आप देख ही रहे हैं। संविधान संशोधन कौन करता है? तो बिल्कुल संसद करती है, इसलिए अनपढ़ गंवार नेता भी संविधान में संशोधन कर रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने संविधान बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने, उन्होंने तो 32 डिग्रियां रखी थी और 8 भाषाओं का ज्ञान था। आज के समय में ये लोग जो संविधान संशोधन कर रहे हैं, कितने लोग उनमें तो अनपढ़ बैठे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति ऐसा कार्य है कि वहाँ पर वो संशोधन कर रहे हैं और हमें मानना पड़ रहा है। हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हम उनकी बात को मान रहे हैं जो कि अनपढ़ हैं। सोचिए देश किस हाल में हो रहा है। चलिए, जानते रहिए, फिलहाल आपको अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। यह प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर कौन सा होगा? अनुच्छेद नंबर 368 होगा। ठीक, 368 में संविधान की संशोधन की बात की गई है। अगला प्रश्न, क्या सभी संशोधन एक समान प्रक्रिया से होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास यह कैसी लगी। ठीक, चलिए, धन्यवाद।